चीनी ड्रैगन के घर में क्रैश हो गया रियल एस्टेट सेक्टर। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के साथ कमजोर पड़ी चीनी रियल एस्टेट की इमारत। भारत की तरफ देख रहे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स, चीन के लिए सबसे बड़ी हार साबित होगी निवेशकों का ये यू टर्न। दोस्तों, दुनिया के सिर में दर्द करने वाले चीनी ड्रैगन के हालचाल आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। उसकी हालत कुछ मुर्दे के समान हो गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ तीसरी बार चीन के नेता चुने गए हैं, लेकिन फिर भी चीनी मुर्दे में जान फूंकती नजर नहीं आ रही है। जबकि शी जिनपिंग की हरकतें ऐसी हैं कि वो दुनिया की नाक में दम कर देते हैं, लेकिन यहाँ उनसे अपना ही देश संभल नहीं रहा है। वो अपना सिर पकड़कर ऐसे बैठे हैं कि किसी के सामने अपनी झूठी हेकड़ी दिखाने में उन्हें अब शर्म आ रही है। दरअसल दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था इन दिनों लड़खड़ाई हुई है। कई मोर्चों पर चीन बेदम पड़ा हुआ है। उसके सामने कई चुनौतियां सीना तान कर खड़ी हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी रियल एस्टेट है। चीन का प्रॉपर्टी कारोबार ठप ही होता जा रहा है। स्थिति यह है कि निवेशक यहां से निकलने लगे हैं और यहां चीन के लिए जो सबसे बड़ी शर्म की बात है वो ये है कि निवेशक चीन छोड़कर भारत की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में जिस तरह से बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी चीन को छोड़कर भारत की तरफ बढ़ रही हैं, क्या ठीक वैसे ही रियल एस्टेट के ये निवेशक भी भारत की तरफ आ रहे हैं? क्या चीनी ड्रैगन की झोली अब खाली होने वाली है? क्या चीन भारत की तरफ से मिल रही ये मात झेल पाएगा? तो आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। तो देखते हैं कि कैसे चीनी ड्रैगन की अपने ही हाथों बर्बादी हो रही है। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाने वाली चीन की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। जियोपॉलिटिक के मुताबिक चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पिछली तिमाही से जून के अंत तक 2.6% गिर गया है। इस पीरियड के दौरान प्रमुख वित्तीय और विनिर्माण केंद्र शंघाई सहित पूरे चीन के प्रमुख शहरों को पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन पर रखा गया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में शंघाई में एक भी ऑटोमोबाइल की बिक्री नहीं हुई थी। जून के अंत में शंघाई की अर्थव्यवस्था में कथित तौर पर 13.7% की गिरावट आई है। कहा जा रहा है कि शंघाई के लंबे लॉकडाउन ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर डाला है। शहर के लोगों को भोजन की कमी भी महसूस हुई है। इसके साथ ही बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी हुई है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि 16 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर जुलाई में 19.9% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि चीन में अब शहरों और कस्बों में लगभग 21 मिलियन यानी कि 2.10 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। भू राजनीति की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण बेरोजगारी को शामिल नहीं किए जाने के बाद भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन चीन में सबसे ज्यादा असर रियल एस्टेट पर देखने को मिल रहा है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना काल से पहले से ही लड़खड़ाने लगा था और कोरोना ने उसे पूरी तरह से बेदम कर दिया। कोरोना केस कम होने के बाद जहां इसके सही होने की उम्मीद थी, वहीं नतीजे इसके उल्टे निकले हैं। पिछले हफ्ते चीनी सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक चीन में नए घर की कीमतें 7 सालों में सबसे तेजी से नीचे गिरी हैं, जबकि फ्लोर एरिया के आधार पर मापी गई संपत्ति की बिक्री में अक्टूबर में लगातार 15वें महीने भी गिरावट देखी गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर तक के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के विकास में इन्वेस्टमेंट पिछले साल इस समय की तुलना में 8.8% तक गिर गया। कॉमर्शियल फ्लोर स्पेस में जहां 22.3% की गिरावट आई है, वहीं कॉमर्शियल बिल्डिंग से राजस्व में 26.1% की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, चीन की $17 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा प्रॉपर्टी सेक्टर से आता है। संबंधित चीनी अधिकारी पिछले कुछ साल से ढहते रियल सेक्टर में विश्वास वापस लाने के लिए उपाय शुरू कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी दूर तक इससे राहत के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण ये है कि चीनी सरकार ने अगस्त 2020 में बढ़ते घर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए डेवलपर्स द्वारा ज्यादा उधार लेने पर लगाम लगाना शुरू कर दिया। इस कदम ने संपत्ति बाजार को अस्थिर कर दिया, क्योंकि देश के दूसरे सबसे बड़े डेवलपर एवरग्रांडे की हालत खराब होती गई और वो डिफॉल्टर हो गया।
इसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर में गिरावट आने लगी और कई प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों की हालत खराब होती चली गई। हजारों लाखों फ्लैट अधूरे ही रह गए, बिल्डर काम छोड़कर फरार होने लगे। इसके बाद रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। लेकिन दोस्तों, चीन के दुश्मन कहे जाने वाले भारत में अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पब्लिश अखिल भारतीय हाउस प्राइस इंडेक्स जून समाप्त तिमाही में 3.5% की वार्षिक दर से बढ़ा, जो पिछली तिमाही की तुलना में 1.8% से ज्यादा है। अब भारत में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट यानी कि CLI जैसी रियल एस्टेट निवेश फर्म, जिसकी चीन में 1/3 संपत्ति है, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में CLI की ओर से वियतनाम और भारत को भविष्य के निवेश के अवसर तलाश रहे हैं। दोस्तों, कोविड के कारण दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर बहुत व्यापक असर हुआ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती जा रही है। बेहद कड़ाई से लागू की जा रही सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी और ग्लोबल मांग कमजोर पड़ने से चीनी इकोनॉमी सुस्ती की शिकार होती दिख रही है। वैसे चीन ने 5.5% सालाना आर्थिक विकास का लक्ष्य तय किया है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं दिखता है। वैसे तो चीन ब्रिटेन और अमेरिका की तरह महंगाई से तो नहीं जूझ रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ दूसरी समस्याएं हैं। चीन में बनी चीजों की मांग घरेलू बाजार और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह कम हो गई है। अमेरिका जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसका व्यापार युद्ध भी चीन की ग्रोथ को धीमा कर रहा है। वहीं चीनी मुद्रा युआन दशकों के सबसे खराब प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। कमजोर मुद्रा से बढ़ने वाली अनिश्चितताओं की वजह से निवेशक दूर होने लगते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इससे केंद्रीय बैंक के लिए इकोनॉमी में पैसा डालना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी हाल अच्छा नहीं है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग पटरी पर लौटती दिखी है। ये इसलिए कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च कर रही है, लेकिन ये कदम मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार रुकने के 2 महीने बाद उठाया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए और भी कदम उठा सकता है, लेकिन जब तक जीरो कोविड पॉलिसी खत्म नहीं हो जाती, तब तक ऐसा करने की बहुत कम वजह नजर आती है। वहीं चीन ने छोटे कारोबारों, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को रफ्तार देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन ग्रोथ टारगेट और नौकरियां पैदा करने के लिए जिस खर्च की जरूरत है, उसे बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाने की जरूरत है। वहीं हाउसिंग सेक्टर में रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें गतिविधियों और नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से ग्रोथ धीमी हो गई है। प्रॉपर्टी और दूसरे उद्योग की चीन की GDP में 1/3 हिस्सेदारी है। ऐसे में जब हाउसिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ता है तो लोगों का आर्थिक हालात में विश्वास कम होने लगता है। चीन की सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं। कई शहरों में इस साल प्रॉपर्टी के दामों में 20% से अधिक की कमी आई है। प्रॉपर्टी डेवलपर पर दबाव है और कई विश्लेषकों का मानना है कि रियल एस्टेट मार्केट में फिर से विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को और भी ज्यादा कदम उठाने होंगे। दोस्तों, चीन की हालत खराब होने के पीछे कोरोना तो बड़ा कारण है ही, साथ ही उसकी खुद की पॉलिसी भी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनी है। जैसे चीन का पश्चिम से होड़ करना और अपनी यथार्थ बाजार को ना देखना। सरकारी नीतियों का खोखलापन और भ्रष्टाचार बड़ा कारण है। पश्चिमी देश अपने क्षेत्रों में जो भी परियोजनाएं चलाते हैं, उसके पीछे अर्थशास्त्र की मांग और आपूर्ति का सिद्धांत काम करता है, लेकिन चीन में आपूर्ति का लक्ष्य तय किया गया, वहीं बाजार में मांग का ध्यान नहीं रखा गया। चीन का नीचे जाना दुनिया के लिए एक सबक होगा कि एक देश पर कितना भरोसा किया जाए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आगे चलेगी या इसके विकल्प ढूंढे जाएंगे? स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा या वैश्वीकरण को गति मिलेगी? एक देश की मंदी का असर पूरी दुनिया की आर्थिक गति पर होगा। इसे देखते हुए बाकी देश क्या अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे? स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा क्या? इन सब का जवाब वक्त बताएगा।